हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में ना हमने डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट पढ़ने शुरू कर दिए थे। अब बेटा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने बेटा डिस्कशन किया था कि गैट में ना जो उसका टैग लाइन थी फ्री ट्रेड इन गुड्स, वो पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीओ आया था। और जब डब्ल्यूटीओ आया तो उसने बेटा एक टैग लाइन दी, फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी। और वो फ्री ट्रेड की तरफ पहला कदम था बेटा एटीसी का पास हो जाना, एटीसी का साइन हो जाना। जहां डेवलप्ड कंट्रीज पूरा इन्फ्लुएंस रखती थी कि हम टेक्सटाइल और क्लोथिंग का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, उनसे वो अधिकार छीन लिया। जो सस्ता बनाएगा वो सस्ता बेचेगा। कंट्रोल किसी का नहीं है, कोटा किसी का नहीं है। कोटा खत्म हो गया था, कल ये बात करी थी। अब बेटा आज हम आगे चर्चा बढ़ा रहे हैं, थर्ड एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। पहले एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसे हम प्यार से बोलते हैं एओए। चलो जी समझते हैं बेटा क्या था एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। उत्तर सब सामने देखेंगे। तो वो बहुत सारे डेवलप्ड नेशन ना और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देती थी थ्रू कोटास, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज। तीन वर्ड है, तीनों का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। 12th क्लास में भी एज इट इज आई टॉपिक ये वाला पर्टिकुलर। ठीक है जी। कोटास, टैरिफ्स और बेटा सब्सिडीज से प्रोटेक्शन देते थे कुछ डेवलप नेशन भी, कुछ डेवलपिंग नेशन भी। कैसे समझाता हूं आपको बेटा। यूएसए ने गुड्स प्रोड्यूस करा, लेट सपोज कि वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ 30 रुपी पर केजी। ठीक है जी। इंडिया ने बेटा उसको प्रोड्यूस करा 40 रुपी पर केजी। किसका बिकना चाहिए? जो सस्ता बनाएगा उसका बिकना चाहिए। सस्ता किसने बनाया? यूएसए ने बनाया है, तो बेटा उनका बिकना चाहिए 30 रुपए किलो। लेकिन बेटा होता क्या था, 30 रुपए किलो यहां से इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है जी। कुछ रास्ते का किराया भाड़ा आ गया, 2 रुपए किलो मान लो 32 रुपए किलो हो गया। यहां पर इंपोर्ट था 20%, 32 था, 32 पे 20% टैक्स लगाओगे 6.4 का, 38.6 का हो गया। 38.6 का होने के बाद भी आप ही का सस्ता है, आप ही का बिकना चाहिए। पर बेटा क्या करा करते थे नेशन, इंडिया भी करता था, तो उसका भी एग्जाम्पल बीच में ही है। बेटा इंडिया ने क्या करा, रातों रात टैरिफ ड्यूटी चेंज कर दी, टैरिफ चेंज कर दिया, टैक्स रेट चेंज कर दिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। ठीक है जी। कितना टैक्स है? 20%। रातों रात इस टैक्स को कर दिया 40%। अब जैसे ही 40% टैक्स लगेगा, चीज 32 की आ रही है, 40% टैक्स लगेगा, भैया खरीदने लायक नहीं बचेगी। 12.8 का टैक्स बना दिया आपने। ठीक है जी। अल्टीमेटली 45 रुपए के आसपास की चीज पहुंच रही है, आपका सस्ता हो गया प्रोडक्ट, अब आप ही का बिकेगा। तो ऐसे अब हर देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बचाया करता था। ये जो अभी हमने बचाने का तरीका देखा, इसे बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ के थ्रू बचा रही हो, टैरिफ मतलब टैक्स रेट के थ्रू बचा रही हो। बचा लिया। दूसरा तरीका है बेटा कोटा। कोटा का मतलब होता है बेटा क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाओ बेटा, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाओ। सरकार क्या करती थी, इस चीज का ना कोटा फिक्स कर देती थी। मान लो टैक्स में तो कोई चेंज नहीं किया, बोला 30 रुपए किलो है, 2 रुपए किलो का किराया भाड़ा है, 32 का, अच्छा चलो 20% टैक्स रहने दो। 38.6 का पहुंचा। लेकिन एक बात बोल दी कि हमारे देश में ये 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख किलो से ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता। 1 लाख किलो तक तो ये इंपोर्ट कर लो अमेरिका वाला सस्ता। उसके बाद क्या होगा, इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। कौन सा बिकेगा? इंडिया का प्रोडक्ट ही बिकेगा। यानी कि फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को आप बचाने में कामयाब है। ठीक है जी। पहला तरीका कोटा, सॉरी पहला तरीका जो मैंने पढ़ा है टैरिफ, दूसरा तरीका जो मैंने पढ़ा है इसे बोलते हैं कोटा, मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा दो, क्वांटिटी पे थोड़ी सी रोक लगा दो, लगा दी। तीसरा तरीका है बेटा सब्सिडीज। ये क्या तरीका है बेटा? मान लो आपने सस्ता नहीं बनाया, इंडिया ने सस्ता बनाया, 50 रुपए किलो आपका है और इनका है 40 रुपए किलो। बेटा डेवलप्ड नेशन है ना, बहुत पैसा है। ठीक है, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, पैसों की तो दिक्कत है गवर्नमेंट के पास भी। डेवलप्ड देश की गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, ऐसा करती थी कि इन्हें कहती थी 20 रुपए किलो सब्सिडी हम देंगे, तुम इंडिया में 30 रुपए किलो बेचो इसको। ले जाओ इंडिया में 30 रुपए किलो बेचना शुरू कर दो, हम देंगे तुम्हें 20 रुपए किलो की सब्सिडी। यानी कि अल्टीमेटली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने का ये तीसरा तरीका होता था। दिखाई दे रहा है कैसे बचाया जा रहा है? ठीक है जी। तो तीन रास्ते हैं, कोटास, टैरिफ्स एंड सब्सिडीज। लेकिन बेटा जब डब्ल्यूटीओ बना
तो बाबू सारी मेंबर कंट्रीज को समझा दिया गया कि ये प्रैक्टिसेस चलने नहीं पाएंगी, ये सब के सब देश हटा दो। ठीक है जी, ये है फ्री ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। दिख रहा है ना, फ्री ट्रेड है, जो सस्ता बनाएगा सस्ता बेचेगा। पर आपको बताऊं बेटा, फिर मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ डेवलप नेशन ऐसे होते हैं कि पंगे करने ही करने हैं, डब्ल्यूटीओ के ऊपर भी अपना अधिकार जमाना है। अब डब्ल्यूटीओ के हिसाब से तो आपको टैरिफ कोटा नहीं लगाने चाहिए ना। अभी ट्रंप की स्टेटमेंट सुनी है क्या कल और परसों की? किसी को आइडिया हो? वेरी गुड। चाइना पे, मेक्सिको पे और कनाडा को भी परेशान कर रहा है कि कनाडा वगैरह यूएसए में मिल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा। 25% टैरिफ बढ़ा रहा है, कस्टम ड्यूटी 25%। तरीका है भैया परेशान करने का, चाइना को तो पूरा ही तंग कर रखा है। फिर चाइना ने जवाबी कार्रवाई भी कर दी कि यूएसए से भी कोई गुड्स हमारे देश में आएगा, 25% टैरिफ हम भी बढ़ा रहे हैं, तुम भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। चाइना का तो पता ही है तुम्हें, एटीट्यूड रवैया क्या है। चाइना नहीं झुकता किसी देश के सामने, उनका बहुत अलग नखरे चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो खैर, लेट इट बी। हम अपने मुद्दे पे ही रहते हैं। एओ एक मिनट जरा फटाफट से पढ़ना। ठीक है पुत्र, समझ में आती है सारी बात, आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जिसको बोला गया बेटा प्यार से गैट्स। ऐसा कोई एग्रीमेंट परसिस्ट ही नहीं करता था एट द टाइम ऑफ गैट, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने ही शुरुआत करी सारे देशों के बीच में सर्विसेज ट्रेड कराने की। बेटा डब्ल्यूटीओ ने अपनी सारी मेंबर कंट्रीज को एक बात बताई कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज इन द ट्रेड इन सर्विसेज। कोई फर्क थोड़ी है, बस क्या है, गुड्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सर्विसेज को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका व्यापार नहीं हो सकता इंटरनेशनली। तो बेटा ट्रेड इन सर्विसेज पे नियम लाने के लिए डब्ल्यूटीओ ने फोर्स करा सारी मेंबर कंट्रीज को कि आप अपने कस्टम लॉ में चेंज करो, सारी मेंबर कंट्रीज, और ट्रेड इन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करो, एज वेल एज सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने इंट्रोड्यूस करनी है वो इंट्रोड्यूस करो, अपने लॉ अमेंड करो, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज में कोई अंतर नहीं है। डब्ल्यूटीओ की मेहनत है ये बेटा कि आज की तारीख में सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पा रही है, और सिर्फ हो नहीं पा रही, बहुत धड़ल्ले से चल रही है। ठीक है ना जी, मैं तो बहुत बार आपके बैच में बोल चुका हूं कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन के बाद, ठीक है ना जी, डब्ल्यूटीओ के प्रयासों के साथ आउटसोर्सिंग हब बन पाया बेटा। आपको पता है ना, हम आउटसोर्सिंग हब है, मैंने बैच में भी बोला भी था जब ये बात बीएसटी में चल रही थी आउटसोर्सिंग की। ठीक है ना जी, बाबू आउटसोर्सिंग हब क्यों बने? मेनली तो आपको पता है ना, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, मेनली आईटी सर्विसेज का बहुत बड़ा शेयर है हमारे एक्सपोर्ट में, मेडिकल सर्विसेज का बहुत शेयर है। हम आउटसोर्सिंग अब इसलिए क्योंकि हम सर्विसेज बहुत अच्छे एक्सपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूटीओ का ही प्रयास है ये। पढ़ना बेटा ये गैट से एक बार फटाफट से जितना लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, इस वर्ड से ना परेशान मत हो जाना। उरुग्वे एक जगह का नाम है, एक कंट्री का नाम है। ठीक है जी, गैट का आखिरी दिन जो था और डब्ल्यूटीओ का पहला दिन जो था, ये कब हुआ था बेटा? उरुग्वे नाम की जगह पर डिस्कशन होकर गैट को खत्म करके डब्ल्यूटीओ बनाया था। तो इस वर्ड से परेशान मत हो। ठीक है बेटा, ठीक है।
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो वो उसके बाद लास्ट आता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको बोला गया ट्रिप्स। बेटा सिर्फ सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जस्ट लाइक कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। आपको क्या लगता है लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, आज की तारीख में इतना फ्रेंचाइज कल्चर हम देखते हैं, किसकी वजह से? डब्ल्यूटीओ की प्रयासों की वजह से। उसने इतनी मेहनत करी, उसने ये एग्रीमेंट बनवाए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी ट्रेड हो सकते हैं। आप खुद समझो ना बेटा, डोमिनोज जो सहारनपुर में फ्रेंचाइज लेकर बैठा है, भाई उसी का ट्रेडमार्क नहीं यूज कर रहे हो आप, उसी की पूरी रेसिपीज, पेटेंटेड रेसिपीज नहीं यूज कर रहे हो। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क भी ट्रेड हो पा रहे हैं इंटरनेशनली ड्यू टू दिस एग्रीमेंट नोन एज ट्रिप्स। क्लियर है जी बात? ये थे डब्ल्यूटीओ के दो नए एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नंबर 5 और 4। ठीक है जी। गैट के एग्रीमेंट में दो चेंजेस, 2 और 3। बाकी फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है जितने भी बाकी बचे हुए एग्रीमेंट गैट में थे उनको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया था डब्ल्यूटीओ। ये हैं डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट। ठीक है जी। इसके अलावा अभी भी चैप्टर में 2 टॉपिक बचते हैं, मैं वो शुरू कर रहा हूं। बेटा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, और मैंने कल भी बोला था ये बेनिफिट कंट्री के लिए भी है, यानी कि नेशन के लिए भी है, और बेटा ये बेनिफिट्स फर्म के लिए भी है। तो पहले 4 हम बेनिफिट पढ़ रहे हैं, कंट्री या नेशन को क्या फायदा होता है, उसके बाद बेटा पढ़ेंगे फर्म को क्या फायदा होता है। सबसे पहले कंट्री को एक फायदा वो तो मुझे लगता है बच्चे से बच्चा बता सकता है, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज हो तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम फॉरेक्स अर्न कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी अर्न कर सकते हैं। आपको पता है ना बेटा, इंडिया एक इकोनॉमी की वीक करेंसी है, कोई भी देश इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करता। देखो मैं आपको बड़े जेन्युइन तरीके से बात को समझा देता हूँ कि क्या क्या फायदा होगा, कैसे हम कमाएंगे, सुनना। अच्छा अगर आप इंपोर्ट करो, ठीक है, आपने चाइना से इंपोर्ट किया, आप उससे बोल दो इंडियन रुपी मैं पेमेंट करूंगा, पता क्या जवाब आएगा? नहीं सर ट्रेड ही नहीं करते, डील ही मत कर। होता क्या मांगेगा आपसे? यूएस डॉलर दे दो, नहीं दे सकते तो हमारी लोकल करेंसी दे दो। इंडियन रुपी बिल्कुल नहीं लेंगे। आप सिंगापुर से ट्रेड करो, वो कहेगा यूएस डॉलर दे दो या सिंगापुर डॉलर दे दो, हम नहीं ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन रुपी नहीं चाहिए। आप जापान से ट्रेड करो, कहेंगे येन दे दो नहीं तो यूएस डॉलर दे दो। हर कोई यूएस डॉलर तो एक्सेप्ट कर लेता है या उनकी खुद की लोकल करेंसी, इंडियन रुपी एक भी नहीं करता। क्यों? वीकेस्ट करेंसी ऑफ द इकोनॉमी है। और 1940 इन 1947 बेटा $1 का रेट 2 रुपए 30 पैसे था। $1 का रेट 2 रुपए 30 पैसे था। आज 85 रुपए, 85। ठीक है जी। और बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा, किसी दिन 100 करोड़ देख रहे होंगे आप। ये हालात हैं क्योंकि हमारी करेंसी वीक है। अब यही सोचो, मैं अब आपको उल्टा एग्जांपल देता हूं, सुनना। अब आप कर रहे हो एक्सपोर्ट, सुनना, अब आप कर रहे हो एक्सपोर्ट सिंगापुर में, वो पता है क्या कहते हैं? सिंगापुर डॉलर दे दे, आप कहते हो दे दे। आप सब करेंसी में मान जाते हो, जो मर्जी दे दे कोई। ठीक है जी। भाई सिंगापुर डॉलर दिया, ले लिया सिंगापुर डॉलर में पेमेंट, पर आपको पता है फैमा ये भी कहता है एक हद से ज्यादा आप करेंसी अपने घर पर नहीं रख सकते। आपने मान लो 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट सिंगापुर डॉलर रिसीव कर दिए क्योंकि उतना एक्सपोर्ट किया था, आप 10,000 से ज्यादा नहीं रख सकते। क्या करोगे बेटा? बेचना पड़ेगा किसी आरबीआई ऑथोराइज्ड बैंक को। आप क्या करोगे? आरबीआई ऑथोराइज्ड बैंक को बेच दोगे। ठीक है जी। अभी तो हमारे यहाँ पे बहुत आसपास ब्रांचेस भी कितनी सारी हो चुकी हैं। कैसे पता लगता है कौन सी ब्रांच डील करती है बेटा फॉरेक्स में? बेटा उस ब्रांच के बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है ऑथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। हनुमान मंदिर माधवनगर के बाद उसके सामने आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक, वहां देख लेना बोर्ड लगा हुआ है ऑथोराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। आप जाकर बेच लो वहां पर, इंडियन रुपी ले आओ। अब ये बैंक क्या करेंगे? ये ट्रांसफर कर देंगे आरबीआई को। क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, अभी आपने 11th क्लास में ना कमर्शियल बैंक के फंक्शन पढ़े थे, है ना? सेंट्रल बैंक आरबीआई के फंक्शन ही है ना, वो 12th क्लास में पढ़े। वहां पर एक फंक्शन है आरबीआई का, आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रखवाली करना आरबीआई का काम है। कमर्शियल बैंक भी हद से ज्यादा नहीं रख सकते। क्लियर है जी बात? समझ में आया बेटा? हम फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाते हैं? अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे इन इंटरनेशनल बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे कैसे बेटा? क्लियर है बात? आगे बढ़ सकते हैं।
बाबू इसके बाद मैं फोर्थ नंबर की हेडिंग बताना चाह रहा हूं, इनसे काफी अच्छा बता दूंगा। हेडिंग का नाम है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, अगर आप आज इंडिया की बाउंड्री बंद कर दो, ठीक है जी, चारों तरफ से, कि हम कोई एक्सपोर्ट नहीं करते, कोई इंपोर्ट नहीं करते, हम तो भैया अपने ऊपर डिपेंडेंट है, जो हम बना सकेंगे वही कंज्यूम करेंगे, सर आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, हर फील्ड में बहुत खराब है। तो बहुत अच्छा इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, प्रोडक्ट भी वैसे नहीं है। फोन चलाने के लिए क्या है आपके पास, बस मुझे ये बता दो। चलो अच्छा, अगर आज इंपोर्ट बंद हो जाए, कौन सी कंपनी के फोन चला लोगे आप? इंडियन कंपनी का नाम तो बताओ। नोकिया भी इंडियन कंपनी नहीं है बाबू। पहली बात तो माइक्रोसॉफ्ट टेक ओवर कर चुका है, दूसरी बात नोकिया फिर भी इंडियन कंपनी नहीं थी। भाई आपके पास जियो, लावा, माइक्रोमैक्स, ये फोन है चलाने के लिए। पता लग गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? कपड़े पहनने के लिए अच्छे ब्रांड बताओ, बोलो। यूएस पोलो हमारा नहीं है, लेवाइस हमारा नहीं है, पेपे जींस हमारा नहीं है, पीटर इंग्लैंड पहनो खुश हो जाओ। हाँ, बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है यार, शार्क टैंक पे देख लिया, खुश हो तो ज्यादा। हाँ, एक ब्रांड शार्क टैंक पे देख लिया, खुश हो गया तो। लेवाइस की टक्कर है अभी भी, या यूएस पोलो की टक्कर है अभी? नहीं है यार। ठीक है, तू पहनता इतने ब्रांड, तू स्निच कितना पहनता है पता है ना सबको, क्योंकि दुनिया को यूएस पोलो पता है, दुनिया को लेवाइस पता है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं यही की है, एक ब्रांड है बस। भाई लोकल ही तो ब्रांड है यार, तुम जिसको अच्छा बता रहे हो उसके तो प्रोडक्ट ठीक है ना यार। भाई सबका टारगेट कस्टमर अलग है, थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करो। लेवाइस का टारगेट कस्टमर कौन है तुम्हें पता है? रेड टेप क्या है, वो मीडियोकर को भी टारगेट कर रहा है, मिडिल इनकम ग्रुप को भी टारगेट कर रहा है। तो भाई हमारे पास कोई बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, ये बात समझ में आती है? तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होने से क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये लिए आपके लिए मार्केट एक्सेस बहुत बड़ा हो जाता है। आपके लिए मार्केट सिर्फ इंडिया नहीं है ना बेटा, फिर पूरी दुनिया है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में। क्लियर है बेटा बात? बाबू उसके बाद सेकंड नंबर पे एक हेडिंग आती है, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि नेचर ने ना बहुत पक्षपात नहीं किया। नेचर कहता है भैया, नेचर का मैसेज है बड़ा क्लियर, कि सारे देश मिलकर रहें तो आपके पास सब कुछ है, अदरवाइज क्या है? आपने अपने आप को बाउंड्रीज में बांट लिया, इंडिया के पास सब कुछ है या अमेरिका के पास सब कुछ है? बेटा कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ है। इंडिया के पास पेट्रोल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व बहुत अच्छे नहीं है, पर हाँ हमारे जैसे कैशियो नट, मसाले, फ्रूट्स, वेजिटेबल, भाई दूसरा देश भी नहीं है बना दे। ठीक है ना जी? क्या यूएस से बना सकता है सब कुछ? नहीं बना सकता। भाई हर देश के पास सब कुछ तो नहीं है ना। तो ऐसी एक कहावत है इंटरनेशनल बिजनेस में, कि आपको वो प्रोड्यूस करना चाहिए जो आप बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, रेस्ट आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए उस देश से जो वो बेस्ट प्रोड्यूस करता है। अगर सारे नेशन मिलकर रिसोर्सेज को पूल करेंगे ना, तो वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, अगर हम जापान के देखा दिखाई 80s में बुलेट ट्रेन बनाते, आज तो हम बना रहे हैं, जापान की हेल्प से ही बना रहे हैं, लेकिन अगर 1980s में बताते सिर्फ जापान को देखकर, सारा पता है हम बुलेट ट्रेन कितने गुना महंगी बनाते हैं? कम से कम उनसे 10 गुना महंगी, कम से कम 10 गुना महंगी, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भैया इंटरनेशनल बिजनेस का फायदा क्या होता है? वर्ल्ड वाइड जितने रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है जी, ये मैटर बिल्कुल मैं चाहूंगा आप सब पढ़ें, बिल्कुल 100%। मैंने पिछली बार भी पढ़वाया था, मैं अभी भी कह रहा हूं, ये मैटर बहुत कमाल लिखता है एनसीईआरटी। पढ़ना एक बार पुत्र सब। शुरू की 2-3 लाइनों का मतलब समझ में आया? आप वो प्रोड्यूस करो जो आप बेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद जितना सरप्लस बचा आपके पास दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दो, ताकि उन कंट्रीज से वो ले सको जो वो बेस्ट प्रोड्यूस कर सकती है। यही प्रिंसिपल है इंटरनेशनल बिजनेस का। क्लियर है पुत्र जी बात? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। लास्ट हेडिंग है, बेनिफिट्स टू द कंट्री तो खत्म हो गए, ठीक है। थर्ड हेडिंग कहती है इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओगे खाली अपने देश के लिए बनाकर, या बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे?
आज मारुति सुजुकी का सिर्फ इंडिया में बनाना है, बस सिर्फ इंडियंस के लिए ही बनाना है। सर अगर 10-20 हजार लोगों को नौकरी दे रखी है ना, 5-6 की चली जाएगी। 5-6 हजार की नौकरी भी छीन लोगे और बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ना आप ना आपकी कंट्री। आप जो बेटा वर्ल्ड वाइड लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो ना, उसके चक्कर में बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देश में मिलता है, एज वेल एज आप भी ग्रो करते हो, नेशन भी ग्रो करता है, क्योंकि हम आपके ही थ्रू फॉरेक्स कमाते हैं। मानते हो ना बेटा ये बात? है ना देश को फायदा? सबसे ज्यादा फायदा नौकरियों का है जो हम दूसरे देशों के लिए बनाते हैं, उसकी वजह से देश में कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। बोलो ओके, समझ में आती है बात? बेटा बेनिफिट्स टू द नेशन शुरू करके खत्म कर देते हैं, मुझे लगता है इसके लिए एक अलग दिन निकालना यार थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है ना जी? थोड़ा सा स्पीड पर चलते हैं। बेटा फर्म को क्या बेनिफिट है? प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट, बात तो समझ में आई गई होगी। सर सिर्फ देश के लिए बनाओगे, सिर्फ देश से कितना कमा लोगे? अगर बेटा पूरे वर्ल्ड के लिए बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपके भी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर नेशन फॉरेक्स अर्न करेगा तो आप भी तो कमाओगे। क्लियर है ना बात? समझानी तो नहीं बात? पक्का से आगे बढ़ सकते हैं बेटा? आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ना मैं एक फिफ्थ हेडिंग सबसे पहले कराना चाहता हूं, इंप्रूव्ड बिजनेस विजन। देखो बात बड़ी सिंपल सी है बेटा, आप ना दूसरे लोगों से बहुत कुछ सीखते हो। मैं कहता हूं कुएं के मेंढक बन के बैठ जाओ, नहीं भैया मैंने इंडिया से बाहर नहीं जाना, बस मैं तो यही धंधा कर रहा हूँ, सब कुछ यहीं से सीख लूंगा। सो सब कुछ नहीं सीख सकते। आपका बिजनेस विजन बहुत इंप्रूव करता है जब आप और लोगों के आइडिया सुनते हो और लोगों से सीखते हो। मैंने लास्ट टाइम कहा था शार्क टैंक देखो, इतने बड़े बड़े शार्क्स हैं तब भी कहते हैं भाई साहब, कई लोगों को हैट्स ऑफ करते हैं कि भाई क्या आइडिया है ये, क्या आइडिया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बोलते हैं ना, है ना? आप देखते हो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को, भैया बाहर घूमने जाते हैं, बिजनेस क्लास में जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, क्यों? तब बिजनेस विजन इंप्रूव करता है। ठीक है जी, मैं अगर टॉपिक हट के एक एग्जांपल देना चाहूं, भैया बुलेट ट्रेन का आइडिया कहां से आया मोदी जी को? आपको क्या लगता है देश के अंदर से आया आइडिया? भैया जब जापान 3-4 विजिट हो गई, जब देखा कितना सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, अच्छा ऐसा करना चाहिए, चलो जी। वंदे भारत का आइडिया कहां से आया? हाई स्पीड ट्रेन का आइडिया कहां से आया? भैया ये सब दूसरे देशों की देन है। तो कहीं ना कहीं भैया बिजनेस विजन तो इंप्रूव करता ही करता है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंगेज होते हैं। मानते हो बेटा इस बात को? क्लियर है बात? आगे बढ़ाते हैं बेटा। उसके बाद मैं जो हेडिंग कराना चाहता हूं वो है बेटा, थर्ड और फोर्थ इकट्ठे करा देंगे, सुनना। वे आउट टू इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, सबसे पहली बात, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। दोनों बातें सुन लेना, लगभग इंटरलिंक्ड है बेटा। जैसे इंसान का एक लाइफ साइकिल है ना, कि पहले आप इन्फेंट थे, देन चिल्ड्रन हुए, देन बेटा यूथ हुए, बुढ़ापा भी आएगा और खत्म भी हो जाएंगे, यही लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट का भी ऐसे ही लाइफ साइकिल होता है कि कभी वो इन्फेंट स्टेज पे होता है, फिर वो बेटा बहुत स्ट्रेंथ तो दिखाता है, फिर उसके बाद बेटा सैचुरेशन स्टेज पे चला जाता है, यानी कि खात्मे की स्टेज पे चला जाता है। हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है। कभी आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा अपने सामने खत्म होते हुए, मैंने अपने सामने नए जन्म होते हुए भी बहुत प्रोडक्ट देखे होंगे, मैंने अपने सामने खत्म होते हुए भी कई हजारों कंपनियां देखी हैं। ठीक है जी। सर बहुत बड़े बड़े नाम होते थे ना ओनिडा के टीवी में, कहां गया ओनिडा? सुने नाम कभी आपने ओनिडा का? बीपीएल एक नाम हुआ करता था, कहां गया? पैनासोनिक का बहुत नाम था टीवी में, कहां गया? मानते हो ना कि कभी तो ये पीक पे भी रहे होंगे ना, और फिर बिल्कुल खत्म भी हुए होंगे। सर अगर आपके खुद के देश में कोई प्रोडक्ट सैचुरेशन स्टेज पे जा रहा है, खात्मे की स्टेज पे जा रहा है, सर देश से बाहर निकल जाओ, आप अभी भी ग्रो कर सकते हो। तो बेटा इंटरनेशनल बिजनेस फर्म को अपॉर्चुनिटी देता है टू ग्रो। क्या आपका प्रोडक्ट आपके देश में सैचुरेशन स्टेज पे जा रहा है, आप दूसरे देश में जाओ। दूसरी बात, अगर आप सैचुरेशन स्टेज में इस वजह से जा रहे हो क्योंकि आपके देश में बड़ा इंटेंस कंपटीशन है, तो आप एक ऐसी कंट्री ढूंढ लो ना बेटा जहां कोई कंपटीशन नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोलगेट का। आपको पता है तीनों यूएसए में बैन है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बैन है। यूएसए के प्रोडक्ट यूएसए में ही बैन है, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल है कि यूएसए बिकने देता, पर आपको पता है हम सब कुछ सह सकते हैं। ठीक है ना जी? तो भैया आपका खुद का प्रोडक्ट आपके देश में सैचुरेशन स्टेज पे था, आपने क्या किया, उस कंपटीशन से भी बाहर निकल जाओ, ग्रो भी कर जाओ, दूसरी कंट्री चूज कर लो ना, जहाँ ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चलो जी वो घुमाए। आज कमा भी रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, ना कोई कंपटीशन है कुछ।
क्लियर है बेटा बात? सेकेंड वन, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। बेटा मैं कहता हूं आपने ना एक मशीन लगाई जिसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ डोमेस्टिकली बेच रहे हो, और डोमेस्टिकली आपके पास जो डिमांड आ रही है 70,000 यूनिट की आ रही है। 10 साल हो गए, डिमांड काफी बढ़ ली, ठीक है जी। 50,000 से शुरू हुई, 10 साल में भी आप 70,000 तक पहुंचे। और मैं कहता हूं इतने में ही एक एक्सपोर्ट ऑर्डर लग गया आपकी बहुत सारी कोशिशों के बाद, और अब ये बची हुई जो 30,000 की आइडल कैपेसिटी है ये भी यूज होने लगी। सर कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। सेम चीज मेरे एंगल से सोचो, मान लो मैंने इतनी मेहनत करके जगह बनाई, लेकिन मैं इसको यूज करता हूँ 3 बजे से लेकर 8 बजे तक। सर बहुत कैपेसिटी यूज कर रहा हूँ इसकी, ये तो 24 घंटे अवेलेबल है मेरे पास। 3 टीचर मुझे और कहें, एक कहे जी मुझे को रात को 8 से 12 चाहिए, एक कहे जी मुझे सुबह 6 से लेकर 12 चाहिए, और एक कहे जी मुझे दोपहर को 12 से 3 चाहिए, मैं तो कहूंगा बहुत जल्दी लो, मैं इससे कमा पाऊंगा। यही सोचो ना आप, आपका बिजनेस है 1 लाख यूनिट बनाने वाली मशीन खरीद कर बैठे हो, पूरी यूज ही नहीं हो रही, 70,000 यूज हो रही है, 10 साल हो गए, और आज एक एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाए क्या होगा? 30 की 30,000 कैपेसिटी यूज होने लगे, आपको कहेगा यार मजा आ गया यार, पहले ये कैपेसिटी आइडल पड़ी रहती थी, खराब पड़ी रहती थी, अब यूज भी हो रही है और मैं कमा भी ज्यादा पा रहा हूं। ठीक है ना जी। इसके अलावा बेटा अगर ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो एक बेनिफिट भी तो मिलेगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की भाषा बोलूं तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट। जब मैं किसी चीज का मास प्रोडक्शन करता हूं तो पर यूनिट कॉस्ट कम आने लगती है ना, वो भी तो बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है ना जी बात? पक्का से रखते हैं, आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय।